इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया। इकोनॉमिक इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम चलेंगे। इकोनॉमिक इंडियन ज्योग्राफी के दो पोर्शंस, एग्रीकल्चर, सेकंड इज द माइंस एंड मिनरल्स। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, उस पर पूरी इकोनॉमी पे हमने ध्यान दिया। अब हम चलते हैं माइंस एंड मिनरल्स पे। माइंस एंड मिनरल्स को दो पोर्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम सारे मिनरल्स देखेंगे, कहाँ कहाँ पे इंडिया में सारे मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे वो माइंस है। सेकंड पोर्शंस हम इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसकी रॉ मटेरियल है, किसी भी तरीके से उसकी रीजन की ज्योग्राफी से रिलेटेड होती है, वैसी इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंस के बारे में देखेंगे। कितने इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट कुछ मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स देखेंगे, जैसे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मिका एंड क्रोमियट या क्रोमियम। एनर्जी मिनरल्स हम देखेंगे कोल, पेट्रोलियम, थोरियम एंड यूरेनियम। राइट, सबसे पहले मैं मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल से स्टार्ट करूंगी। लेकिन किसी भी रीजन में अगर कोई भी मिनरल रिसोर्सेस मिल रहा है तो उसके पीछे उस रीजन में कोई ना कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। राइट, कोई भी मिनरल्स ऐसे ही किसी रीजन में नहीं मिलता, क्योंकि हर एक मिनरल्स की अपनी एक रिक्विजाइट होती है, यानी उसकी कोई डिमांड होती है उसके बनने के लिए। और उस फॉर्मेशन के लिए अगर उस रीजन में ऐसी कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई होती है, तभी उस रीजन में वो मिनरल्स हमें मिलता है। राइट, तो ऐसे कुछ मिनरल्स हम ऐसे डिवाइस कर सकते हैं जो हमारे जियोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड है। तो इंडिया में 3 मेन ऐसी जियोलॉजिकल इवेंट हुई थी, जिसकी वजह से आज हमें उस रीजन में पर्टिकुलर मिनरल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, सील्ड रीजन, यानी क्रेटोनिक रीजन, यानी ऐसे रीजन जो बहुत ही पुराने रीजन है, जहाँ पे शायद कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फोल्ड माउंटेन्स थे, आज जो प्लेट्यू में तब्दील हो गए। राइट, ऐसे इरोडेड प्लेट्यू, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, धारवाड़ प्लेट्यू, ऐसे रीजन में हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। राइट, जब द प्लेट्यू लैंडफॉर्म्स पढ़ा था तभी हमने देखा था कि प्लेट्यू में जनरली अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। राइट, तो इस तरह से इंडिया में भी छोटा नागपुर प्लेट्यू, धारवाड़ प्लेट्यू में हमें मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद और एक जियोलॉजिकल इवेंट इंडिया में होती है, रिफ्टिंग। राइट, गोंडवाना टाइम में जो गोदावरी और दामोदर वैली के अराउंड जो रिफ्टिंग हुई थी, उसकी वजह से जो डेंस फॉरेस्ट का सबमर्जेंस हुआ, और इसकी वजह से दामोदर वैली और महानदी वैली के अराउंड हमें कोल के रिजर्व पाए जाते हैं। तीसरी हमारी जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई थी मरीन ट्रांसग्रेशन। मरीन ट्रांसग्रेशन होना यानी कि समंदर के नीचे पानी, समंदर के नीचे, उसके पानी के नीचे लैंड का सबमर्जेंस हो जाना, और उस रीजन की वजह से हमारे यहाँ गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कच्छ, इवन आसाम रीजन, बंगाल रीजन में पेट्रोलियम रिजर्व मिलते हैं। राइट, पेट्रोलियम रिजर्व मिलने की वजह ये होती है कि जैसे कोल में वुड यानी कि फॉरेस्ट का सबमर्जेंस होता है, उसके वुड का कोल में कन्वर्जन होता है। पेट्रोलियम में जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, उनका अगर अंडर प्रेशर डेप्थ में अगर उनका जो सबमर्जेंस होता है या फिर वो नीचे चले जाते हैं, तो उनके अंडर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में पेट्रोलियम में कन्वर्जन होता है। तो ये 3 जियोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे मिनरल्स रिजर्व या लोकेशन पे डिपेंडेड है। जैसे कि शील्ड रीजन, राइट, हमने देखा था जियोलॉजिकल हिस्ट्री में कि इंडिया 3 बड़े ऐसे प्रोटो कॉन्टिनेंट्स के जुड़ने से हमारा लैंडमास बना था, अरावली, सिंहभूम एंड धारवाड़। राइट, अरावली आज भी फोल्ड माउंटेन की तरह खड़ी है, लेकिन सिंहभूम और धारवाड़ प्लेट्यू की फॉर्म में आज मिलते हैं। राइट, सिंहभूम का प्लेट्यू फॉर्म जिसे हम आज जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, और धारवाड़ का ऐसे धारवाड़ प्लेट्यू। ये दोनों रीजन में इंडिया के लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उसके बाद रिफ्ट वैली। राइट, रिफ्ट गोंडवाना टाइम में दामोदर और महानदी के अराउंड जो रिफ्ट वैली एक्टिवेट हुई थी, उसकी वजह से आज भी इस रीजन में हमें कोल रिजर्व मिलता है। टर्शरी टाइम में जो मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था वो 4 जगहों पे हुआ था, ब्रह्मपुत्रा शिलोंग सेल्फ पे, बंगाल बांग्लादेश शेल्फ, केजी बेसिन यानी कावेरी गोदावरी बेसिन एंड सौराष्ट्र सेल्फ। इन जगहों पे हम देख सकते हैं सौराष्ट्र सेल्फ, यहाँ पे केजी बेसिन, ये बंगाल शेल्फ एंड ब्रह्मपुत्रा शिलोंग सेल्फ, इन जगहों पे मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था। और उसकी वजह से इंडिया में जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, वो जनरली इसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था। राइट, या फिर उस पेट्रोलियम यहाँ पाने की पॉसिबिलिटीज है। मिनरल के अलग अलग रीजन में भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मुझे मिनरल्स पढ़ना है तो मैं उसके मिनरल रीजन की तरह से भी मैं उसको पढ़ सकती हूँ। जैसे मैं इंडिया के 3 डिवीजन बना लूं, पेनिनसुलर अपलैंड्स, हिमालयन रीजन और कोस्टल एरियाज, और फिर मैं देखूं पेनिनसुलर अपलैंड में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो बॉक्साइट और उसके अलावा
जो भी सारे मेटालिक मिनरल्स हैं वो सारे हमें पेनिनसुलर अपलैंड से मिलते हैं। हिमालयन रीजन की बात करूं तो वहां पे मुझे एंथ्रेसाइट कोल मिलता है और लाइमस्टोन मिलता है। और कोस्टल एरिया की बात करूं तो वहां पे सॉल्ट और प्लेसर डिपॉजिट में मोनेजाइट सैंड मिलती है, जिससे हमें मिलता है थोरियम, राइट। हिमालय की मैं थोड़ी और डिटेल में बात करूं तो हिमालयन रीजन में, आसाम रीजन में लिग्नाइट कोल मिलता है, हिमाचल प्रदेश में रॉक सॉल्ट मिलता है और लद्दाख रीजन में जियोथर्मल एनर्जी हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डिटेल में अगर मुझे मिनरल रिसोर्सेज को स्टडी करना है तो इंडिया के 5 मेन रिच मिनरल रिसोर्स रीजन है। ये रीजन इस तरह से है, जो रेड कलर में आप दिख रहे हैं दे आर दी नॉर्दर्न बेल्ट कहते हैं उसको, जो ग्रीन कलर में उसे सेंट्रल बेल्ट कहते हैं, जो ब्लू कलर में उसे सदर्न रीजन कहते हैं या साउथ ईस्ट कह सकते हैं, फोर्थ येलो कलर में साउथ वेस्ट रीजन कहते हैं, और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन जो गुजरात राजस्थान रीजन है। ये 5 रीजन इंडिया के सबसे मिनरल रिच रीजन है। वन बाय वन इस रीजन के बारे में देखते हैं। जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है इसमें 2 एरियाज है, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है और एक आसाम है। छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे इंडिया का सबसे रिचेस्ट मिनरल रिच रीजन है, राइट। इंडिया का 100% कायनाइट यानी जितना भी कायनाइट इंडिया में से मिलता है वो एक्सक्लूसिवली हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलता है। इसके अलावा 90% ऑफ इंडियाज आयरन, 90% ऑफ इंडियाज क्रोमियम, 75% ऑफ इंडियाज मिका एंड 70% ऑफ इंडियाज कोल हमें सिर्फ इस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से मिलता है, राइट। इसके अलावा मैंगनीज, कॉपर, लाइमस्टोन जैसे मिनरल्स भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलता है। इसके अलावा अगर हम आसाम की बात करें तो वहां हमें पता है पेट्रोलियम रिजर्व है और साथ साथ लिग्नाइट कोल भी वहां पे मिलता है। सेंट्रल बेल्ट यानी छत्तीसगढ़ से अराउंड रीजन, ये रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, इसीलिए यहाँ पे भी हमें आयरन मिलता है, राइट, लाइमस्टोन, ये सारे मिनरल्स हमें छत्तीसगढ़ रीजन में मिलते हैं। गोदावरी वर्धा वैली जहां पर यहाँ पे भी रिफ्टिंग हुई थी, राइट, तो वहां पे भी कोल्ड फील्ड पाई जाती है। साउथ ईस्ट रीजन, राइट, यहाँ यानी कि कर्नाटका का ईस्टर्न पोर्शन, ईस्टर्न कर्नाटका, जहाँ पे उसके डिस्ट्रिक्ट है बेलारी हॉस्पिटल रीजन, वहां पे आयरन मिलता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में कडप्पा, कुर्नूल रीजन, वहां पे भी आयरन मिलता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर सिटी, वहां पे मिका, मैंगनीज, लिग्नाइट कोल मिलता है। उसके बाद तेलंगाना में बॉक्साइट मिलता है। तमिलनाडु के नेवेली में कोल मिलता है, लिग्नाइट कोल मिलता है। साउथ वेस्ट रीजन यानी धारवाड़ प्लेट्यू यहाँ पर आएगा। 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर एंड चिकमगलूर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व है। यहाँ पे आयरन, मैंगनीज, लाइमस्टोन भी मिलता है। आयरन जनरली जहां पर होता है वहां पे मैंगनीज, लाइमस्टोन से साथ में मिलते हैं। और ये पूरा बेल्ट गोवा से होते हुए महाराष्ट्र के रत्नागिरी तक लोकेटेड है, यानी उस पूरे बेल्ट में शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर और चिकमगलूर, ये सारे रीजन गोवा, रत्नागिरी तक आयरन ओर मिलता है। नॉर्थ वेस्ट रीजन, गुजरात राजस्थान रीजन, यहाँ पे पेट्रोलियम तो मिलता है। गुजरात में भी पेट्रोलियम मिलता है इन गल्फ ऑफ कच्छ। राजस्थान में बाड़मेर रीजन में पेट्रोलियम मिलता है। उसके अलावा सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, राइट। कच्छ, गुजरात के कच्छ एरिया में सॉल्ट मिलता है। राजस्थान के भी प्याला लेक्स में सॉल्ट पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के लेक सांबार, लेक निद्वाना में जिप्सम और बोराक्स के डिपोजिट पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान के प्याला लेक्स क्या होते हैं? प्याला लेक्स यानी कई बार डेजर्ट में डिप्रेशन क्रिएट होता है, डिप्रेशन यानी खड्डे जैसा, यानी डीप पोर्शन। यहाँ पे ओकेजनली जब भी रेनफॉल होगा तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहेगा, राइट, ओकेजनली, नॉट द परमानेंट वे। जब भी यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, लेकिन डेजर्टिक रीजन है, इवापोरेशन बहुत ही ज्यादा है, राइट, यहाँ पे, तो इसीलिए पानी यहाँ पे इकट्ठा तो होगा लेकिन बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। इसलिए पानी इवापोरेट हो जाएगा और उसके अंदर के जो भी मिनरल्स से सॉल्ट है वो डिपॉजिट हो जाएंगे और इसी तरह से फिलअप होगा, इवापोरेशन होगा, फिलअप होगा, इवापोरेशन होगा, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट्स यहाँ पे जमा होते जाएंगे। और इसकी वजह से राजस्थान में बोराक्स या जिप्सम, इस तरीके की सॉल्ट उसके प्याला लेक्स में पाए जाते हैं। अब हम सारे मिनरल्स का 1 बाय 1 उसकी कौन कौन सी माइंस की साइट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मिका एंड क्रोमाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आयरन से। आयरन की हम जानते हैं ग्रेडेशन या उसके टाइप्स 4 हैं, राइट, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। जैसे हिमेटाइट से सिडेराइट तक हम चलते हैं उसमें आयरन का कंटेंट कम होता जाता है, राइट, यानी हिमेटाइट में सबसे ज्यादा आयरन का कंटेंट होता है और इसीलिए हिमेटाइट यूज होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। लेकिन मैग्नेटाइट जिसमें आयरन का कंटेंट उससे थोड़ा कम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है। उसके बाद है लिमोनाइट जिसमें आयरन का कंटेंट बहुत ही कम होता है, राइट, वो येलो कलर का नजर आता है
और इसीलिए लिमोनाइट जो है वो पेंट इंडस्ट्रीज में येलो कलर बनाने के लिए या येलो पिगमेंट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। उसके बाद सीडेराइट, सबसे कम आयरन कंटेंट इसमें होता है, राइट, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करना अनइकोनॉमिकल होता है, लेकिन उसके साथ होता है मैंगनीज या मैग्नीशियम। तो ये सीडेराइट जो है वो आयरन के लिए नहीं लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा यूज होता है। आयरन ओर की बात करें तो इंडिया में जो भी हमारा आयरन रिजर्व है मोस्टली सारा रिजर्व हीमेटाइट रिजर्व है, यानी हमारे पास सबसे अच्छे ग्रेड का आयरन रिजर्व है। इंडिया अगर सिर्फ हीमेटाइट आयरन रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन की बात करूं तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हीमेटाइट का आफ्टर रशिया। रशिया तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैग्नेटाइट आयरन ओर का भी है, और चाइना में जिस आयरन ओर पाया जाता है वो जनरली हीमेटाइट और लिमोनाइट टाइप का होता है। आयरन रिजर्व कहाँ पे किस किस जगह पाए जाते हैं? इंडिया में आयरन ओर का लार्जेस्ट रिजर्व झारखंड में है। उसके दो रीजन आप देख सकते हैं, हजारीबाग एंड सिंहभूम रीजन। हजारीबाग में माइन है लोहारदगा, बहुत ही फेमस माइन है, लोहार नाम से आपको पता चलेगा, इट इज ऑफ आयरन ओर माइन। सिंहभूम, नोआमुंडी, करीबुंडी, महाबुरी, गोवा, डाल्टनगंज, ये सारी आयरन ओर माइंस है झारखंड की। ओडिशा की सबसे बड़ी माइन है आयरन ओर की बोनाई माइंस। उसके बाद सुकिंडा, पादमपहाड़, गुरुमैसानी। कर्नाटक के 4 इंपॉर्टेंट रीजन शिमोगा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु एंड तुमकुर रीजन, और कर्नाटक की इंपॉर्टेंट माइंस केमानगुंडी एंड कुद्रेमुख माइंस ऑफ आयरन ओर। छत्तीसगढ़ में भी आयरन मिलता है। उसके 2 इंपॉर्टेंट माइंस है, दिल्ली, राजहरा, जहां पे भिलाई स्टील प्लांट्स के लिए आयरन सप्लाई किया जाता है, और दूसरी है बैलाडीला जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए वहां से आयरन सप्लाई किया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में रत्नागिरी और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और अनंतपुर रीजन, ये सारी आयरन ओर की माइंस है इंडिया में। उसके बाद मैंगनीज, आयरन जनरली जहां पे मिलता है मैंगनीज भी जनरली वहीं पर मिलता है, राइट। मैंगनीज का यूज आयरन की जब स्टील प्रोडक्शन हो रहा होता है तब आयरन को फोर्जिंग किया जाता है। अगर आयरन में मैंगनीज नहीं मिलाया जाएगा तो आयरन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और इसीलिए मैंगनीज उसमें ऐड किया जाता है। मैंगनीज की प्रॉपर्टी ज्यादातर आयरन की प्रॉपर्टी से मिलती होती है। उसकी सबसे बड़ी माइन झारखंड में, राइट, बिगेस्ट माइन है चाईबासा माइन मैंगनीज की, और आंध्र प्रदेश में बालाघाट रीजन में भी मैंगनीज मिलता है। उसके बाद कॉपर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, राइट। वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन ये उसके सप्लाई में कॉपर का यूज होता है ज्यादातर। झारखंड में उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। राका माइंस एंड मुजाबनी माइंस जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी कॉपर की माइंस है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, गंटूर और नेल्लोर रीजन में, आंध्र प्रदेश की कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली में, और वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में भी कॉपर मिलता है। बॉक्साइट हम जानते हैं बॉक्साइट कैसे मिलता है, राइट। लेटेराइटिक सॉइल जहां पर होती है, लेटेराइट सॉइल कैसे बनती है? अपलैंड रीजन में वेट एंड ड्राई ऑल्टरनेटिव सीजन होती है, सॉइल की लीचिंग होती है, सिलिका का लीचिंग हो जाता है, और अपर लेयर में आयरन और एल्यूमिनियम का एक्सेसिव अमाउंट रह जाती है, और इसीलिए बॉक्साइट माइनिंग किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट इज द मेन सोर्स टू मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का यूज होता है, क्योंकि लेटेराइटिक सॉइल में एल्यूमिनियम का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। झारखंड में गरजाट हिल्स में बॉक्साइट मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया था ईस्टर्न घाट की सारी हिल्स में बॉक्साइट मिलता है, राइट। जो ओडिशा में पंचपनमाली, नियमगिरी, गंधमर्दन हिल्स, बाफलाई माली, ये सारी हिल्स में बॉक्साइट रिजर्व मिलता है। इसके अलावा एमपी में बालाघाट, अमरकंटक रीजन में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और गुजरात में खेड़ा और अमरेली रीजन में भी बॉक्साइट के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इसके बाद मीका एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। उसकी कुछ यूनिक थर्मल प्रॉपर्टी है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में ये स्टेबल रह सकता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडिया मीका का लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में, राइट। लेकिन ये होता है कि जहां कहीं पे भी इंडिया की मोनोपोली होती है कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट फाइंड कर लिया जाता है, जैसे जूट के बारे में हुआ था, राइट। तो वैसे ही मीका का भी सब्स्टिट्यूट सिंथेटिक फाइंड कर चुके हैं वर्ल्ड में, और इसीलिए अब मीका की जो पहले डिमांड थी उससे कम हो गई है। ओडिशा में मीका का सबसे लार्जेस्ट माइन पाई जाती है, कोदरमा माइंस, ये मीका की सबसे लार्जेस्ट माइन है वर्ल्ड में। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, बिहार में मुंगेर और केरला में अलेप्पी रीजन में भी मीका के माइंस पाई जाती है। लाइमस्टोन, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री में आयरन को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है, राइट। आयरन जब माइन किया जाता है तो उसमें काफी इम्प्योरिटीज होती है, तो जब उसे मेल्ट करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, राइट, तो उसे प्योरीफाई करने के लिए उसमें लाइमस्टोन भी ऐड किया जाता है।
ताकि लाइमस्टोन उसकी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करता है और फिर ऊपर फ्लोट करने लगता है, ताकि फिर वो इम्प्योरिटीज हटाई जा सके और प्योर आयरन हमें स्टील बनाने के लिए जो है वो मिल सके। इसीलिए लाइमस्टोन स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एमपी में वीरभद्रापुर और अमरकंटक रीजन में लाइमस्टोन ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटका के शिमोगा रीजन और महाराष्ट्र के सतारा रीजन में भी लाइमस्टोन मिलता है। आप देखेंगे शिमोगा में भी तो आयरन मिलता ही है, राइट। आयरन और लाइमस्टोन जनरली साथ में मिलता है। उसके बाद क्रोमाइट भी स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। जो स्टील को हम स्टेनलेस बनाना होता है, इसके लिए क्रोमाइट या क्रोम का यूज होता है, जिससे स्टील जो है कोरोसिव प्रूफ या स्टेनलेस बन जाता है। ओडिशा में सुकिंडा माइन उनकी सबसे लार्जेस्ट माइन है क्रोमाइट की। इसके अलावा कर्नाटक के शिमोगा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी रीजन में भी क्रोमाइट या क्रोमियम मिलता है। अब हम चलते हैं हमारे और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो है एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम और थोरियम। कोल के बारे में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानते हैं कि हमारा कोल जो है वो कार्बोनिफेरस पे नहीं बना है, राइट। और इसीलिए हमारा कोल एंथ्रेसाइट कोल नहीं है, राइट। कोल की भी आपको ग्रेडेशन पता होगी, एंथ्रेसाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट एंड देन पीट। यानी एंथ्रेसाइट से पीट तक अगर हम जाएंगे उसमें कार्बन कंटेंट कम होता जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो हमारे यहाँ जो सुपीरियर क्वालिटी एंथ्रेसाइट कोल है वो नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयरली पाया जाता है। लेकिन ज्यादातर हमारा जो कोल है जो गोंडवाना पीरियड में बना है, जो कार्बोनिफेरस से बाद में बना है, ज्यादा यंगर कोल है, इसलिए हमारा जो कोल है वो बिटुमिनस कोल है, नॉट द एंथ्रेसाइट कोल। हमारे जो बिटुमिनस कोल है वो कोकिंग कोल नहीं है, राइट। यानी कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज में जो कोल यूज होता है वो ये हमारा कोल नहीं है। इसीलिए हमें इस कोकिंग कोल की इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा हम इसको सिर्फ यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और मेटालर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। हमारा जो कोल है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसमें सल्फर और ऐश के कंटेंट बहुत ज्यादा है या मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हमारा कोल अगर बर्न किया जाए तो ज्यादा धुआं पैदा करता है, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। हमारे कोल की कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है। कैलोरीफिक वैल्यू होना यानी किसी भी कोल के पर्टिकुलर यूनिट का अगर मैं कोल लूं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहती है। तो हमारे कोल की इस तरह की एनर्जी है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है। बिटुमिनस कोल के रिजर्व इंडिया में कहां पे पाए जाते हैं? लार्जेस्ट झारखंड रीजन में, दामोदर वैली, बोकारो, जरिया, धनबाद, गिरिडीह, डाल्टनगंज, ये सारी कोल की माइंस हैं। वेस्ट बंगाल में जो दामोदर वैली का एक्सटेंशन है वहां पे रानीगंज बराकर फॉर्मेशन है। बीरभूम, दार्जिलिंग एरिया में भी पंखवारी कोलफील्ड एंड डार्लिंग कोलफील्ड वहां पे पाई जाती है। इसके अलावा बुर्दवान, बंकुरा रीजन में भी कोल माइंस पाई जाती है। इसके बाद ओडिशा में महानदी बेसिन में तालचेर वैली में भी कोल पाया जाता है, जहाँ पे आज तालचेर थर्मल पावर प्लांट भी है। छत्तीसगढ़ में नर्मदा और सोन रिफ्ट वैली के अराउंड छोटे से कोल की माइंस पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में चिंदवारा रीजन में कोल माइन पाई जाती है। सिर्फ एमपी में जो झिलमिल माइन है वहां पे कोकिंग कोल हमें मिलता है, जो भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है। कोकिंग कोल भी स्टील इंडस्ट्री के लिए, मेटालर्जिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोलफील्ड, ये आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट कोलफील्ड है। आंध्र प्रदेश का जो थर्मल प्लांट है रामागुदम, वहां पे सप्लाई किया जाता है। उसके बाद कोटागुदम कोलफील्ड भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। महाराष्ट्र में नागपुर कामती कोलफील्ड पाई जाती है। यहाँ पे आज जो मैंने रेड कलर में लिखा है, झारखंड एंड ओडिशा एक ऐसे रीजन है जहाँ पे कोल और आयरन दोनों ही पाए जाते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो सारे रीजन है उसमें सिर्फ कोल पाया जाता है, नॉट द आयरन। लिग्नाइट कोल कहाँ पे मिलता है? यानी ब्यूटिमिनस कोल से भी यंगर कोल या ब्यूटिमिनस कोल से भी इंफीरियर कोल कहाँ पे मिलता है? आसाम में माकुम रीजन में, तमिलनाडु में नेवेली रीजन, राजस्थान में पालना और गुजरात में कच्छ में उमारसा रीजन में लिग्नाइट कोल हमें मिलता है। उसके अलावा एंथ्रेसाइट कोल यानी सबसे सुपीरियर कोल इंडिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो हिमालयन रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में कालाकोट रीजन में सिर्फ एक हमारी माइन है एंथ्रेसाइट कोल की माइन। उसके बाद पीट यानी सबसे इंफीरियर टाइप का कोल, राइट, वो दो जगह पे मिलता है। केरला में मैंग्रोव करी सॉइल में यानी पीटी टाइप की सॉइल होती है, वहां पे ये मिलता है। वेस्ट बंगाल में गंगेटिक डेल्टा यानी ऐसे रीजन, राइट, स्वाम्पी रीजन जहाँ पे पूरे वेजिटेशन का वहां पे पार्शियल डिकम्पोजिशन हो चुका है, ऐसे रीजन में पीट कोल पाया जाता है। अब हम चलते हैं कि हमारे जो इंडियन कोल है, राइट, हम ये जानते हैं कि इंडिया का जो भी कोल है, भले ही वो बिटुमिनस कोल है, नॉट द एंथ्रेसाइट कोल,
लेकिन हमारा कोल का रिजर्व वन ऑफ द वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। फिर भी आज हमें हमारे कोल की हमारी जो भी डिमांड है इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए हमें कोल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो उसके पीछे हमारे कोल के पूरे इस फील्ड के पीछे क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले हमारे पास तो हाई ग्रेड एंथ्रेसाइट या मेटालॉजिकल इंडस्ट्रीज के लिए जो जरूरी कोल चाहिए वैसा कोल है नहीं, कुकिंग कोल है नहीं, इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि हमारी जो सारी कोल्स की माइन है उसमें अच्छे ग्रेड का कोल और इंफीरियर ग्रेड का कोल एक साथ मिलता है, और इसीलिए माइनिंग इंडस्ट्रीज या माइनिंग कंपनीज होती है वो सिलेक्टिव माइनिंग करने की टेंडेंसी रखती है, यानी सिर्फ अच्छा कोल निकाल लेते हैं, इंफीरियर कोल रहने देते हैं। ये सिलेक्टिव माइनिंग बहुत ही वेस्टफुल होती है, राइट। हमें जो भी इंफीरियर कोल होता है उसे भी निकाल के उसे अच्छी टेक्निक से उसे प्योरीफाई करना चाहिए, यानी वॉशिंग, ड्रेसिंग, ब्लेंडिंग, ब्रिक्विटिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी हमें इंफीरियर कोल पे अप्लाई करनी चाहिए। इंफीरियर कोल पे इस तरीके की वॉशिंग टेक्नोलॉजी अप्लाई करने से उसमें जो भी ऐश कंटेंट ज्यादा होता है या उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो निकल जाती है, और उसकी वजह से उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो भी है वो बढ़ती है, प्लस उसे बर्न करने पर इम्प्योरिटीज नहीं होने पर पॉल्यूशन भी कम होगा, राइट। इम्प्योरिटीज निकल जाने की वजह से उसका वेट कम हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में हमें ये चीज रिजनेबल पड़ेगी, राइट, सस्ती ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज के साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, राइट, तो वेट ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा भी ज्यादा लगेगा। लेकिन आज हमारे इंडिया में जो मोस्टली होता है वो ये होता है कि जो भी आयरन ओर में कोल फील्ड में जैसे ही कोल मिलता है वैसा ही उनको सीधा सप्लाई किया जाता है, ऐसी कोई भी प्रोसेसिंग, वॉशिंग की प्रोसेसिंग उस पर नहीं की जाती, और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ती है, साथ साथ में जो भी सोर्स या डेस्टिनेशन इंडस्ट्री होती है वो ऐसे ही कोल को विदाउट प्रोसेसिंग यूज करते हैं, और इसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता है। हमारी जो भी कोल की माइंस है दे आर ऑल ओपन कास्ट माइनिंग, राइट। वर्ल्ड में जनरली अंडरग्राउंड कोल माइनिंग होती है, हमारे ज्यादातर ओपन कास्ट माइनिंग होती है, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग ज्यादा सस्ती होती है करना, राइट, उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए हमारे ओपन कास्ट माइनिंग होती है। लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग करने से कोल में जितना भी माइनिंग होगा, कोल के छोटे छोटे पार्टिकुलर्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर या हमारा एयर का पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा, राइट। जितनी ओपन कास्ट माइन होगी स्मगलिंग के भी चांसेस उसमें ज्यादा रहेंगे, उसकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ होती है इलीगल कोल माइनिंग, यानी कि सरकार से जितना लाइसेंस लिया होता है उससे ज्यादा एरिया में कोल माइनिंग की जाती है, और इस तरह की अगर कोल माइनिंग होती है, राइट, तो आसपास के फॉरेस्ट को वो डिफॉरेस्ट कर देंगे, उनको कट करके करेंगे। ऐसे इलीगल माइनर्स कोई इकोलॉजी या इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, राइट, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारे इश्यूज वहां से स्टार्ट होंगे। हमारे डीप माइनिंग अगर किसी जगह पे हो भी रहे तो भी वो टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, राइट, जिससे ये होता है कि अंडरग्राउंड माइनिंग में हमारी कैजुअलिटी रेट भी ज्यादा होता है। तो हमें डीप माइनिंग एडॉप्ट करनी चाहिए और उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत है। हमारे कोल फील्ड में कोल बेड मीथेन CBM भी पाया जाता है, लेकिन हमारी एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, CBM पॉलिसी फॉर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इन 1997। ये पॉलिसी अलाउ नहीं करती है किसी भी माइनर्स को, सपोज किसी माइनर के पास ऐसी माइन है जिसके अंदर कोल और CBM दोनों है, लेकिन ये पॉलिसी दोनों को एक साथ एक्सट्रैक्शन अलाउ नहीं करती। इस पॉलिसी सिर्फ ऐसे ही माइन्स में से CBM एक्सट्रैक्ट करने अलाउ करती है जो माइन में एक्सक्लूसिवली सिर्फ CBM हो। अगर कोल और CBM दोनों है, राइट, तो उसमें से हम CBM एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट CBM और कोल के दोनों के सेपरेट ऑक्शन भी करती है, राइट। और इसकी वजह से ये होता है कई बार जिन माइनर्स के पास ऐसी माइन्स है जिसमें CBM भी है और कोल भी है, तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल CBM को उसमें से निकालना जरूरी है, क्योंकि CBM भी एक एनर्जी का गैस है, राइट, एनर्जी रिसोर्स है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, उसके साथ अगर माइनिंग की जाएगी तो बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन उनको एक्सट्रैक्शन करना अलाउड नहीं है, और इसीलिए ऐसे माइनर्स को CBM एक्सट्रैक्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना पड़ता है, विच इज वेरी वेस्टफुल, राइट। तो इसमें भी इस पॉलिसी में भी अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि हम CBM को भी यानी कोल बेड मीथेन को भी हम यूटिलाइज कर पाए। उसके बाद हमारे जो भी माइनिंग हो रहा है, जनरली हमारे माइनिंग सेक्टर का जो डोमिनेट करती है वो पब्लिक सेक्टर एजेंसी डोमिनेट करती है, जैसे CIL है, राइट। ये CIL और सारी पब्लिक एजेंसी की एफिशिएंसी बहुत कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा लेटेस्ट नहीं है, और इसकी वजह से जो आउटपुट आना चाहिए वो हमेशा कम रहता है, यानी कि हमारी जो कोल की इंडस्ट्री के रिलेटेड थर्मल पावर प्लांट की जो डिमांड होती है वो ये हमारी माइनर्स मैच नहीं कर पाते, राइट। एफिशिएंसी इंडिया की बहुत ही लो है, राइट। आउटपुट पर मैन शिफ्ट ये एक मेजरमेंट है, यानी एक मैन या एक माइनर से कितना आउटपुट कोल निकलता है, तो वर्ल्ड की एवरेज 7 है, इंडिया की सिर्फ 3 है,
ये बताता है कि हम काफी इनएफिशिएंट है हमारी कोल माइनिंग में, राइट। उसके साथ साथ जो भी कोल की माइंस है उन्हें रेलवे के साथ कनेक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, और इससे भी काफी डिले होता है कोल को इंडस्ट्री और जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें पहुंचने के लिए। तो इसीलिए हमारे जो भले ही हमारे इंडिया के पास कोल का इतना बड़ा रिजर्व है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो डिमांड को ये माइनर्स यानी जो माइनिंग आउटपुट है वो मैच नहीं कर पाता, और इसीलिए हमें ज्यादातर हमारे कोल का इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कोल इंडस्ट्री। एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक माइनिंग की टेक्नोलॉजी है, कोल के माइनिंग की टेक्नोलॉजी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तभी यूज हो सकती है जब भी कोल का रिजर्व बहुत ही डेप्थ में हो, राइट। जनरली जो कोल के रिजर्व शैलो रीजन में पाए जाते हैं वहां पे तो हम ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी डेप्थ होती है जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। इतने अंदर तक जाके ह्यूमंस को या लेबर्स को पहुंचा के माइनिंग करना बहुत ही डेंजरस होता है, और इसीलिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसे कहते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, राइट। इस पूरी टेक्नोलॉजी में ये किया जाता है कि यहाँ पे एक पूरा जो कोल का जो सिम होता है यानी जहाँ पे कोल का रिजर्व है वहां पे पाइप डाल के पूरे अंदर कोल का जो भी रिजर्व है उस कोल को हम गैस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उस गैस को बाहर निकालेंगे और उसको यूज करें, राइट। यानी किसी ह्यूमन को उस माइन में जाने की जरूरत नहीं, पूरे की कोल की माइन को आप गैस में कन्वर्ट कर दो, फिर गैस का एक्सट्रैक्शन कर दो और उसका यूज कर दो। यानी दो तरीके के वेल डिगअप किए जाते हैं, एक इंजेक्शन वेल जिसके अंदर वाटर, ऑक्सीजन और एक गैसिफिकेशन एजेंट होता है जिससे गैस में कोल का कन्वर्जन होगा। प्रोडक्शन वेल में से जिसमें से वो गैस बाहर निकाली जाएगी। ऐसी गैस को यानी कि कोल का जो गैसेस फॉर्म हो चुका है उसे सीन गैस कहते हैं। ऐसे सीन गैस को बाहर निकाला जाएगा और फिर उसका यूज हो पाएगा। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अंडरग्राउंड, यहाँ पे बहुत ही डेप्थ में कोल की सीम है। एक इंजेक्शन वेल यहाँ पे जो है वो डिग आउट करने जाएगा, एयर और ऑक्सीजन उसमें और गैसेस एजेंट इसमें सप्लाई किया जाएगा। इस गैसीफायर के तहत वो पूरा कोल जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सीन गैस बन जाएगा, और फिर वो सीन गैस का हम ऊपर एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसका हम यूज कर सकते हैं। ऐसे सीन गैस को हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में, फर्टिलाइजर्स उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। इस गैसिफिकेशन प्रोसेस का एक फायदा ये भी है कि जब ओपन कास्ट माइनिंग या डीप माइनिंग होती है तो उसके साथ कोल के साथ जो भी बाय प्रोडक्ट, जो कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो भी हमारे एटमोस्फेयर में या हमारे सॉइल में आते हैं। इस गैसिफिकेशन प्रोसेस से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोल का जो भी गैसेस फॉर्म है वही ऊपर आएगा। जो भी इम्प्योरिटीज है जैसे सल्फर, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, टार, एश, ये सारी अंडरग्राउंड ही रहेंगे, वो कभी ऊपर नहीं आएंगे। इसीलिए एयर या सॉइल का पोल्यूशन भी कम होगा। ये पूरी टेक्नोलॉजी में पानी का यूज बहुत ही कम होगा। जैसे सेल टेक्नोलॉजी में पता होगा कि सेल गैस निकालने के लिए जो फ्रैक्चर टेक्नोलॉजी का यूज होता है उससे पानी का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, राइट। इससे कंपेयर में हमारे अंडरग्राउंड ये कोल गैसिफिकेशन टेक्निक में पानी का कंपेरेटिवली बहुत ही कम यूज होता है। तो दिस इज द वन टेक्नोलॉजी जो हमारे डेप्थ में या बहुत ही ज्यादा डेप्थ में आए हुए कोल के रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं। और एक एनर्जी मिनरल के बारे में पढ़ते हैं